गरीब माँ वर्सेस अमीर सास लाई शादी का जोड़ा। सुबह की हल्की ठंडी हवा में छोटे से कमरे की खिड़की हिल रही थी। दीवारों पर चढ़ा हुआ पुराना सा नीला पेंट झड़ चुका था, लेकिन उस कमरे में जितनी गरीबी थी उससे कहीं ज्यादा प्यार था। वही कमरा ममता, सौम्या और पल्लवी की दुनिया था। अरे पल्लवी, जरा वो लाल धागा पकड़ा दे, ये कोने की कढ़ाई अधूरी है। माँ, आपको भोर से रात तक सिलाई करते हुए देख देख कर मुझे डर लगने लगा है कि हमारी शादी में भी आप हमें खुद ही तैयार न कर दो। अरे मेरी बच्ची, तेरी शादी में तेरे लिए तो मैं सोने का लहंगा बनाऊंगी, बस भगवान ताकत दे दे। सौम्या इस बातचीत को सुनते हुए अपनी माँ को देखती रही। थकी आंखें, हाथों में उभरी नसें, लेकिन चेहरे पर वही शांत स्नेह। माँ, आप थोड़ा आराम कर लो, लगातार काम करोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। बिटिया, अब तुम्हारी भी शादी की बात चल रही है, जिम्मेदारी बढ़ गई है मेरी। आराम तो तुम्हारे मायके से ससुराल जाने के बाद करूंगी। सौम्या शर्माते हुए मुस्कुराई। उसे भरोसा ही नहीं था कि उसकी शादी एक अमीर घर में तय हो गई है। उधर शहर के बीचों बीच एक विशाल बंगला, जो कभी रजवाड़ा हुआ करता था, लेकिन आज वो थोड़े समय के साथ मॉडर्न हो चुके थे। उनका घर चमचमाते फर्श, महंगी पेंटिंग्स, बड़ी खिड़कियों और हर तरफ शान और शौकत के साथ था। डाइनिंग टेबल पर बैठी स्नेहलता सिंह चाय पीते हुए मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी। इंस्टाग्राम पर डिजाइनर ब्राइडल कलेक्शन। मम्मी जी, आप तो ऐसे लहंगे ढूंढ रही हैं जैसे मिस इंडिया की शादी हो। हमारी नई भाभी क्या चांद से उतरेगी? मेरी छोटी बहू चांद से भी ज्यादा चमकेगी, बस तुम चिंता मत करो। तभी अंदर आते हैं ससुर उद्धव सिंह। अरे स्नेहलता, शादी सौम्या की है या तुम्हारी? इतना उत्साह तो तब भी नहीं दिखा जब तारा की शादी हुई थी। पापा, मैं सुन रही हूँ। सभी हंस पड़ते हैं। अरे नहीं जी, सौम्या में कुछ बात है। बहुत सरल, बहुत विनम्र, ऐसे संस्कार आजकल कहाँ मिलते हैं। मुझे तो उसी दिन पसंद आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ ममता ने अपने घर को जितना हो सके सजाया। सस्ते फूल, पुरानी दरी, साफ सफाई और दिल में भारी घबराहट। दरवाजा खुला, अंदर स्नेहलता का पूरा परिवार आता है। ममता ने हाथ जोड़कर स्वागत किया। आइए, अंदर आइए। घर थोड़ा छोटा है पर दिल बड़ा है। हम दिल देखने आए हैं, घर नहीं। दीदी, घर से ज्यादा छोटा तो फ्रिज लग रहा है यहाँ। चुप, मम्मी सुन लेंगी। सौम्या शर्माते हुए कमरे से निकलती है। हल्का गुलाबी सूट, चेहरे पर सरलता की चमक। बस यही संस्कार चाहिए थे मुझे। अरविंद, कैसी लगी? अच्छी है, बहुत अच्छी है। बाकी आगे आप लोग देख लीजिए। इस तरह दोनों पक्षों की राय के साथ रिश्ता तय हो जाता है। रिश्ते के तय होते ही ममता के दिल पर एक बोझ आ जाता है। वो था शादी का जोड़ा। रात को तीनों महिलाएं बैठी थी। सौम्या बिटिया, मुझे पता है तूने सपना देखा होगा, लाल भारी लहंगे का, पर माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका बनाया हुआ भी पहन लूंगी। दीदी, शादी है तुम्हारी, क्या ऐसे ही चल जाएगा? ममता ने दोनों बेटियों की ओर देखा। उसके अंदर का मातृत्व और गरीबी एक दूसरे से लड़ रहे थे। मेरे पास पैसे नहीं है बिटिया, पर मैं तेरे लिए ऐसा जोड़ा बनाऊंगी जो किसी दुकान में नहीं मिलेगा। मेरे हाथों का प्यार होगा उसमें। सौम्या ने माँ को गले लगा लिया। उधर दूसरी तरफ, नहीं नहीं, ये तो पुराना पैटर्न है, मेरी बहू कुछ अनोखा पहनेगी। मैडम, ये नया लॉन्च है। नया मेरे लिए पुराना है, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो पहले किसी ने ना पहना हो। आखिरकार वो एक बड़े डिजाइनर को कस्टम ऑर्डर दे देती है, वो भी लाखों रुपए का। दिन बीतते हैं। एक तरफ ममता हर रात 3 बजे तक कढ़ाई करती है, दूसरी तरफ स्नेहलता फोन पर डिजाइनर को बदलाव बताती है। ज्यादा मोती लगाइए, दुपट्टे का बॉर्डर चौड़ा कीजिए, इत्यादि इत्यादि। इसी तरह दोनों अपनी अपनी दुनिया में मेहनत कर रहे थे, एक गरीबी से लड़ते हुए तो दूसरी अमीरी के चोचले दिखाते हुए। अब वो दिन भी आ गया था जिसका सबको इंतजार था। वो था शादी का दिन। विवाह स्थल महल जैसा सजाया गया था। स्नेहलता अपने महंगे बनवाए हुए लाल कस्टमाइज्ड लहंगे को लेकर बहुत उत्साहित थी। भाभी, ये तो किसी रॉयल ब्राइड जैसा लग रहा है। मम्मी, आपने क्या कमाल का लहंगा बनाया है। मैंने कहा था ना, मेरी बहू सबसे अलग चमकेगी। सौम्या भारी लहंगे में घूमते हुए सिर्फ माँ को याद कर रही थी। विदाई की तैयारी थी। स्नेहलता ने फिर वही महंगा लहंगा देने की सोची, पर सौम्या अंदर से निकलती है अपनी माँ के हाथों से बने लहंगे में। सभी चौंक जाते हैं। स्नेहलता पूछती है कि वो लहंगा क्यों उतार दिया, ये क्या पहन रखा है।
वो माँ जी, मेरी माँ के हाथों का है ये बनाया हुआ। विदाई में वही पहनना चाहती हूँ मैं। ममता वहीं खड़ी आंसू पोंछ रही थी। बिटिया, ये पुराना लग रहा है, तेरा ढंग नहीं बिगड़ेगा। माँ, ढंग कपड़ों से नहीं, माँ के आशीर्वाद से बनता है। पूरा हॉल भावुक हो उठा। सौम्या, तुम्हारे संस्कार सच में अनमोल है। इस तरह सौम्या की विदाई हो गई। ममता की आंखें रो रो कर लाल हो गई थी, लेकिन दिल में एक सुकून था कि उसकी बेटी ने माँ के हाथों के जोड़े को सम्मान दिया। इस तरह सौम्या अपनी नई दुनिया में कदम रख चुकी थी। महल जैसा घर, चारों तरफ नौकर, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, चमचमाती सीढ़ियां और बीच में ससुराल वाले। हर कोई अमीरी की चमक में डूबा हुआ था। सुबह कमरे के बाहर से तारा और प्रिया की आवाजें आ रही थी। दीदी, नई भाभी तो गांव की खुशबू लाती है। देखना 2 दिन में शहर वाली बन जाएंगी। अरे पहले देख तो लो कि कितनी समझदार है। अब वो रजवाड़े का जमाना गया। अब सिर्फ संस्कार से ससुराल नहीं चलता, यहाँ स्टाइल भी चाहिए। सौम्या दरवाजा खोलकर बाहर आती है और दोनों बहनों को मुस्कुराकर प्रणाम करती है। सौम्या दोनों के पैर छूने जा रही थी, तभी प्रिया बोलती है, ओ रहने दो, हमारे यहाँ ये सब नहीं होता, बस हाय बोल दो। हाय? ये क्या होता है? तारा जोर से हंस पड़ती है। भाभी, आप तो बड़ी क्यूट हैं। हाय मीन्स की इज्जत देने के बराबर ही है। सौम्या सब समझ जाती है। अब वो किचन में जाती है, जहाँ स्नेहलता भी रसोई में खड़ी मॉडर्न तरीके से ब्रंच बना रही थी। ओटमील, फ्रूट सैलेड, जूस। सौम्या वहाँ पर चुपचाप खड़ी थी। अरे बहू, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्यों हो? जाओ आराम करो। सासू माँ, मेरी माँ ने सिखाया है कि शादी के दूसरे दिन बहू रसोई में हाथ बटाती है। हाथ बटाती है? अरे यहाँ तो काम नौकर करते हैं। मम्मी भाभी को रहने दीजिए, इन्हें आदत पड़ेगी। वैसे भाभी, आप चाहो तो फ्रूट सैलेड बना सकती हैं। फ्रूट सैलेड का नाम सुनते ही सौम्या की हालत खराब। घर में तो सिर्फ कटहल और केलों का सलाद होता था। ये फ्रूट सैलेड कैसे बनता है? तारा और प्रिया दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। अरे भाभी, कुछ नहीं करना, बस काटना है। मैं तो सब्जी काटती हूँ, फल पहली बार काटूंगी, कोशिश करती हूँ। उसने इतने नाजुक ढंग से स्ट्रॉबेरी पकड़ी कि तारा बोली, भाभी, ये स्ट्रॉबेरी है, कोई डायमंड नहीं। कमरा हंसी से भर गया और वही मजाक मस्ती से रिश्ता थोड़ा और मीठा हो गया। शाम को पूरा परिवार ड्राइंग रूम में बैठा था। अचानक प्रिया ने बात छेड़ दी। मम्मी, आज तक आपने किसी बहू को शादी में इतना महंगा लहंगा नहीं पहनाया, पर भाभी ने विदाई में वो दूसरा वाला पहन लिया। हाँ मम्मी, आप तो नाराज हो गई होंगी। सौम्या सिर झुकाकर बैठी थी। नाराज क्यों होंगी? माँ के हाथ का बनाया था, उसकी जगह कोई डिजाइनर नहीं ले सकता। मैंने देखा था उसकी आंखों में, वो अपनी माँ का मान रखना चाहती थी। बहू बहुत समझदार है, वही तो संस्कार है जिसके लिए तुमने रिश्ता तय किया था। ये सुनकर सौम्या की आंखें भर आई। अगले दिन प्रिया की दोस्त घर आती है। वो चारों हंसते हंसते बात कर रही थी कि अचानक से सौम्या की तस्वीर दीवार पर लगी देखी। वो तस्वीर विदाई के समय की थी, जब सौम्या माँ का बनाया हुआ साधारण लहंगा पहनी थी। अरे प्रिया, ये कौन सा लहंगा है? इतना सिंपल। तुम लोगों ने बहू को ऐसा पहनाया? लगता है बहू गरीब फैमिली से है। सौम्या वहीं खड़ी सुन रही थी। उसके दिल में जैसे कुछ चुभ गया था। वो असल में ये उनकी माँ ने बनाया था, तो भावनात्मक वगैरह। सौम्या अंदर चली गई। तारा ये सब सुन रही थी। वो उसके पीछे गई। भाभी, बुरा मत मानना, प्रिया की फ्रेंड्स का दिमाग खराब है। दीदी, माँ ने दिल से बनाया था, उसके बारे में ऐसा सुनकर अच्छा नहीं लगा। अरे भाभी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा माँ वाला लहंगा तो इमोशन ब्रांड है। सौम्या हल्के से मुस्कुराई। उस रात स्नेहलता सौम्या के कमरे में आती है। उनके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था। बहू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी माँ जी। स्नेहलता ने सौम्या का हाथ पकड़ लिया। मैंने लाखों रुपए खर्च किए उस लहंगे पर विदाई के दिन तुमने अपनी माँ का लहंगा पहनकर मुझे एक बात सिखा दी। स्नेह और त्याग की कीमत पैसों में नहीं नापी जाती। सौम्या की आंखें भर आई। मैं चाहती हूँ तुम्हारी माँ वाला लहंगा हम फ्रेम करवाकर डाइनिंग रूम में लगवाएं, ताकि कोई भी घर आए तो उसे असली प्यार की कीमत पता चले। सौम्या के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। माँ जी, ऐसा मत कहिए, वो तो बस एक साधारण कपड़ा है। कपड़ा नहीं, भावना है बहू। हम अमीर लोग हर चीज खरीदे देते हैं, लेकिन भावना
वो तो तुम्हारे जैसे लोग ही सिखाते हैं। ये सुनकर सौम्या फूट फूट कर रोने लगी और सास के पांव पर गिर पड़ी। अगले दिन पूरा परिवार लिविंग रूम में बैठा था। आज हम सब सौम्या के माँ वाले लहंगे की इज्जत में एक छोटी पूजा करेंगे। तारा और प्रिया ने एक दूसरे की ओर देखा और वो हैरान थी। मम्मी, आप सच में इसे फ्रेम करवाने वाली हैं? हाँ, क्योंकि ये हमारे घर के संस्कारों का प्रतीक है। प्रिया धीरे धीरे सौम्या के पास आई। भाभी, मैं माफी चाहती हूँ, मैंने आपकी माँ के लहंगे पर मजाक किया था। प्रिया, दिल साफ होना चाहिए, बाकी सब चलता है। प्रिया ने सौम्या को गले लगा लिया। उसी रात को अरविंद सौम्या के पास आया। तुमने आज पूरे घर को बदल दिया। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मेरी माँ का आशीर्वाद है। मुझे गर्व है तुम पर। क्या? तुम दोनों लहंगे में इतनी खूबसूरत लगी कि अब सोच रहा हूँ कि हर साल शादी की सालगिरह पर तुम्हारे लिए माँ वाला और मम्मी वाला दोनों लहंगे जैसे जोड़े बनवाऊंगा। इस बात पर सौम्या हंस पड़ी। कुछ दिनों बाद वो गरीब माँ का साधारण लहंगा, जिसे लोग पुराना और हल्का कहकर मजाक उड़ा रहे थे, अब महल नुमा घर की दीवार पर फ्रेम में टंगा था। उसके नीचे छोटा सा बोर्ड था कि प्यार की कीमत पैसे से नहीं, दिल से तय होती है। ममता जब पहली बार बेटी के घर आती है तो वो फ्रेम देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिटिया, ये क्या है? माँ, ये आपका आशीर्वाद है, अब ये पूरे घर की शान है। बहन जी, आपने अपनी बेटी को नहीं, एक खजाना भेजा है। हमें गरीब अमीर का नहीं, संस्कारों का रिश्ता चाहिए था। ममता रोते रोते बोलती है। सौम्या, तूने माँ का मान रख लिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, गरीबी कभी इंसान के सपनों को छोटा नहीं करती और अमीरी कभी इंसान के दिल को बड़ा नहीं बनाती। बड़ा दिल वही होता है जो प्यार और भावनाओं की कीमत समझे। सौम्या ने अपनी दोनों माओं, एक गरीब माँ और दूसरी अमीर सास, दोनों के जोड़ों को सम्मान देकर दिखा दिया कि वास्तविक खूबसूरती कपड़ों में नहीं बल्कि सम्मान और संस्कार में होती है। पुश्तैनी ससुराल में अमीर गरीब बहू की मुंह दिखाई ड्रेस। वीर प्रताप सिंह शहर के नामचीन खानदान से थे। उनकी पुरखें अंग्रेजों के जमाने से ही रुतबा रखते थे। घर में लाल पत्थर की बनी हवेली, नौकरों की कतारें और बाहर खड़ी गाड़ियों की चमक देखकर कोई भी ये कह देता था कि हाँ, यही वो खानदानी रईसी है। पंडाल ठीक से सज रहा है ना? और जो मिठाइयों का ऑर्डर दिया था सब शुद्ध घी में होनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ मालिक, हलवाई खुद कह रहे हैं कि ऐसी सगाई तो राजा राजवाड़ों में ही होती है। देखिए वीर जी, मेरी सहेलियां आ रही है, सब शहर की ऊंची क्लास की है। कहीं कोई कमी रह गई तो हमें ही बातें सुननी पड़ेंगी। सगाई है अपने छोटे बेटे राजेश की, धूम तो मचेगी ही। लड़की वालों का भी तो अच्छा रसूख है। बिजनेसमैन राजेंद्र प्रसाद जी की बेटी है, इकलौती, नाजों पे पली हुई। अरे करिश्मा बिटिया, जब मैं हवेली गई थी तू तब से सिलाई पर बैठी थी और अभी तक सिलाई कर रही है। तनिक खाना भी खाया है या नहीं? माँ, खाना खा लिया है और मुझे ये सिलाई के कपड़े कल ही देने हैं। रमा काकी की बेटी की कल शादी है और उन्हें ये कपड़े कल सुबह ही चाहिए। इससे मुझे याद आया कि कल छोटे कुंवर की भी सगाई है। बड़े मालिक ने हमें सगाई में आने के लिए आमंत्रित किया है। हम दोनों ही चलेंगे। पर माँ, उन बड़े लोगों की पार्टी में हम खुद को छोटा महसूस करेंगे और वही मालकिन आपको पसंद नहीं करती है, आप जानती हैं। और हम गरीबों का उनके मेहमानों के सामने जाना उनको पसंद नहीं आएगा। बिटिया, बड़े मालिक एक अच्छे दिल के इंसान हैं और उन्होंने मुझे खुद सगाई में आने के लिए कहा है। मैं उनकी बात नहीं टाल सकती। हम चलेंगे। सावित्री काफी सालों से पुश्तैनी हवेली में आया का काम करती आई थी। वीर प्रताप का बड़ा बेटा जो विकलांग था, को सावित्री ने माँ जैसा प्यार दिया था। अगली शाम सगाई समारोह में सभी मेहमान सज धज कर आए हैं। बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां, हीरों के गहनों का जलवा है और वहीं एक कोने में प्रवेश करती है सावित्री, पुरानी साड़ी में, हाथ में टिफिन, साथ में उसकी सीधी सादी बेटी करिश्मा। छोटे कुंवर से मिलकर बस आशीर्वाद दे दे, फिर निकल लेंगे। माँ, ये लोग बहुत अमीर हैं, हम यहाँ अच्छे नहीं लगते। ओहो, ये कौन है जिसने माहौल की पूरी रंगत ही बिगाड़ दी? किसने बुलाया इन्हें? बहू जी, बड़े बाबू की बचपन से सेवा की है,
आज उनके छोटे भाई की खुशी है, बस दुआ देने आए हैं। दुआ? अपनी फटी धोती और दाल सब्जी की खुशबू भी लाई हो साथ में। तुम्हारी जैसी झोपड़ी वाली औरतों को तो गेट पर ही रोकना चाहिए। चलो माँ, यहाँ हम नहीं जमते। बस करो सुमित्रा, ये वही सावित्री है जिन्होंने मेरे विकलांग बेटे को माँ का प्यार दिया है। और करिश्मा, कितनी सादगी है इस लड़की में। सगाई के बाद हवेली का पिछला आंगन वीर प्रताप राजवीर के पास बैठे हैं, जो व्हील चेयर पर बैठा शांत चेहरे वाला युवक है। बाबा, आज बहुत भीड़ है, लेकिन एक चेहरा बहुत शांत लगा। करिश्मा, आपको कैसे पता? क्योंकि मैं भी देख रहा था। उसकी चाल, उसकी आंखों में जो डर और सादगी है, वो किसी मोती से कम नहीं है। क्या वो हमारे घर की बहू बन सकती है पापा? अब तुमने बोल दिया है तो मैं रुकूंगा नहीं। आज जो हुआ मुझे बुरा नहीं लगा बिटिया। सबके पास ना नसीब होता है ना इज्जत, लेकिन तू मेरे लिए रानी है। माँ, मैं वहां फिर कभी नहीं जाऊंगी। इतनी तौहीन सहनी पड़ी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और वीर प्रताप सिंह दरवाजे पर खड़े होते हैं, जिसे देखकर सावित्री थोड़ा चौंकती है और फिर उन्हें अंदर बैठाती है। सावित्री, मैं रिश्ता मांगने आया हूँ। रिश्ता? हमसे? सेठ जी, दुनिया हंसेगी आप पर। मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया से, फर्क पड़ता है मेरे बेटे से, और वो इस लड़की में जीवन देखता है। मैं अपने बड़े बेटे की शादी करिश्मा से करवाना चाहता हूँ। सेठ जी, मैं सिलाई करती हूँ, झोपड़ी में रहती हूँ, 2 जोड़ी कपड़े हैं मेरे पास। मैं आपकी बहू बनने के लायक नहीं। बेटा, लायक कपड़ों से नहीं, संस्कारों से बनते हैं। क्या तुम मेरी बहू बनोगे? करिश्मा चुप हो जाती है, लेकिन उसकी आंखें नम हैं। जवाब हाँ में है। शहर के सबसे रईस घराने की दूसरी शादी साधारण हुई, पर भावनाओं से भरपूर। न कोई ढोल न बैंड, बस एक सज्जन पिता का फैसला, एक बेटे की सच्ची पसंद और एक गरीब माँ की नम आंखें। मांग में सिंदूर भरिए, विवाह संपन्न हुआ। अब ये मेरी बेटी नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। और आपकी बेटी मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। राजेश की अमीर दुल्हन की विदाई तो जैसे किसी फिल्मी सेट का दृश्य थी। हाथ में कलीरे, हीरे की ज्वेलरी और दर्जनों कैमरे। वहीं करिश्मा 2 जोड़ी कपड़े, एक थैला और एक माँ की नम मुस्कान लेकर चुपचाप दरवाजे पर पहुंच गई थी। करिश्मा, चलो अंदर चलो, यही अब से तुम्हारा घर है। मुझे डर लग रहा है। मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भीतर से ढोल नगाड़े की आवाज आती है और अमीर बहू का स्वागत हो रहा है, फूलों की वर्षा, आरती और मिठाई के साथ। लो, आ गई हमारी बहू। शगुन का नारियल लाओ। सुमित्रा अमीर बहू की आरती कर रही होती है, तभी पीछे से करिश्मा पहुंचती है। माँ, करिश्मा भी आई है, उसकी भी आरती उतार दो। उसे आरती दूं? मेरी आरती के दीप ऐसे फटी साड़ी पर जले? सुमित्रा, ये भी इसी घर की बहू है। बहू? ये? इसके पाँव में पायल नहीं, कपड़ों में कढ़ाई नहीं और चाल में रईसी नहीं। इसे बहू कहूँ तो मेरी शोभा ही खत्म हो जाएगी। माँ जी, मुझे आरती नहीं चाहिए, बस एक जगह चाहिए जहाँ मैं इज्जत से जी सकूं। अरे भाभी जी, आप तो फिलॉसफी झाड़ रही हैं। पहले एक डिसेंट अमीर वाला कपड़ा पहन लीजिए। मम्मी जी, ये क्या मजाक है? मुझे लगा डबल ससुराल की रानी बनूंगी, और यहाँ तो झोपड़ी क्वीन भी आ गई। मुझे तो लगता है ये औरत घर में बर्तन मांजने के लायक भी नहीं। आप मुझे बर्तन दो माँ जी, मैं साफ कर दूंगी, पर मेरी नीयत मत गंदी बताइए। करिश्मा, तुम अब से इस घर की इज्जत हो, और जिसने भी तुम्हें नीचे दिखाया ना, वो खुद गिर जाएगा। मुझे अफसोस है सुमित्रा कि तुमने आज तक पैसे को ही इंसान समझा है। अब वक्त है सच्चाई को पहचानने का। भाभी जी, मेरा कोई इरादा नहीं था कुछ कहने का, पर आप जैसी सादगी आजकल किसी भी लड़की में नहीं है। हाँ, मॉडल ऑफ बजट लाइफ। बस, अब एक शब्द भी नहीं। करिश्मा हमारी बहू है और आज से इस घर की बराबरी में खड़ी है। करिश्मा, ये साड़ी तुम्हारे लिए खरीद कर लाया हूँ। ये काफी महंगी है और इस खानदान की प्रतिष्ठा से मेल भी खाएगी। ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं पहन सकती।
तुम इसे पहनोगी और सबको दिखेगा कि असली रईसी क्या होती है। सुबह की पहली किरण जैसे ही पुश्तैनी हवेली की दीवारों पर पड़ी, हवेली के अंदर नई बहुओं की रस्मों की हलचल शुरू हो चुकी थी। कमरे में करिश्मा ने आंखें खोली, एक गहरी सांस ली और सिर पर चुन्नी रखकर सिंपल सी हल्दी रंग की सूती साड़ी पहन ली, वही जो उसकी माँ ने शादी से पहले सिलवा कर दी थी। ना कोई बॉर्डर, ना कोई भारी कढ़ाई, बस सीधी सादी। सादगी ही तो मेरी असली पहचान है। आज पहली रसोई है, माँ की साड़ी पहनकर उनका आशीर्वाद तो साथ रहेगा। सिंदूर लगाकर, बिंदी सजाकर वो थाली में पूजा की सामग्री लेकर सीधे मंदिर की ओर चल दी। करिश्मा जैसे ही पूजा खत्म करके रसोई में पहुंचती है, तभी तान्या हाथ में कैपुचिनो का मग लिए अंदर आती है। उफ, सुबह सुबह ऐसा फैशन डिजास्टर देखना पड़ेगा क्या? करिश्मा, ये साड़ी तूने त्योहार के लिए खरीदी है या बर्तन मांजने के लिए? ये माँ की दी हुई साड़ी है, शादी के दिन पहनने को बोला था, मेरे लिए सबसे कीमती है। ओ, तो फिर इसे फ्रेम में लगवा लेना था, पहनने की क्या जरूरत थी? मुंह दिखाई में क्या यही पहनेगी तू? घर की इज्जत का सवाल है यार। तभी सास सुमित्रा देवी भी आ जाती है। उन्होंने जैसे ही करिश्मा की साड़ी पर नजर डाली, उनका चेहरा सख्त हो गया। हे भगवान, ये क्या पहन रखा है करिश्मा? ये कोई रसोई में आने की साड़ी है? इतना तो नौकरानी भी अच्छे कपड़े पहनती है आजकल। हमारी बहू लग रही है या किसी सेवा समिति से आई है? माफ कीजिए माँ जी, मैंने तो सोचा था सादगी से रसोई शुरू करूं। रसोई नहीं, रस्म है ये। पहली बार घर की देवी बनने का मौका मिला है और तू ऐसे कपड़ों में? अगर और कुछ नहीं था तो तान्या से ही मांग लेती। करिश्मा की आंखें भर आई। उसने चुपचाप अपना सिर झुका लिया और रसोई से बाहर निकल गई। कमरे में पहुंचते ही करिश्मा फूट फूट कर रोने लगी। तभी राजवीर ने उससे कहा, क्या हुआ करिश्मा, क्यों रो रही हो? तान्या ने कुछ कहा क्या तुमसे? आपने देखा, माँ जी और तान्या भाभी ने सबके सामने मुझे कितना बुरा भला कहा। क्या मेरी सादगी ही मेरी सबसे बड़ी कमी है? राजवीर ने चुपचाप अलमारी खोली और वही साड़ी निकाली जो पिछली रात उसने करिश्मा को दी थी। रेशम की, हल्की कढ़ाई वाली, लेकिन बहुत ही आकर्षक। मैं जानता हूं ये तुमने मुंह दिखाई के लिए रखी थी, परंतु आज पहन लो। पहली रसोई में सबके मुंह बंद हो जाएंगे। पर ये तो बहुत महंगी लगती है और मैं इसे आज पहन लूंगी तो मैं मुंह दिखाई पर क्या पहनूंगी? जैसे तुम इस परिवार की बहू हो, वैसे ही अधिकार रखती हो सुंदर दिखने के। चलो अब मुस्कुराओ और तैयार हो जाओ। आज की रसोई सिर्फ रस्म नहीं है, तुम्हारा जवाब है सबको। करिश्मा जब दोबारा किचन में लौटी तो रसोई की दीवारें भी जैसे चुप हो गई। उसकी रॉयल रेड साड़ी और हल्का मेकअप, माथे की बिंदी और कांपते होठों पर संकोची मुस्कान एकदम नई छवि थी। हमारी बहू तो कमाल लग रही है। अब बात बनी, अब लग रहा है पुश्तैनी खानदान की बहू है। अब दोनों खाना बनाना शुरू करो। तान्या बहू, ऐसा खाना बनाना जिससे वीर प्रताप जी तुम्हें अपनी पसंदीदा बहू के रूप में चुन ले। जी माँ जी। सुमित्रा देवी के जाते ही तान्या कहती है, मैंने तो सोचा था मैगी बना दूं या फिर कोई पास्ता, पर यहाँ तो साउथ इंडियन, राजस्थानी, पंजाबी, पूरा इंडिया चाहिए सबको। मुझे तो आदत है दीदी, पहले गांव में सब खुद ही बनाना पड़ता था। आप फिक्र मत कीजिए, मिलकर बना लेंगे। मैं और किचन? यू मस्ट बी जोकिंग। मैं तो जरा यूट्यूब देखती हूँ, हाउ टू कुक बेसन का हलवा। ऐसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं और तान्या की हालत खराब हो जाती है। ये बेसन तो जल गया और दाल में नमक कुछ ज्यादा हो गया क्या? भाभी जी, थोड़ा थोड़ा डालना चाहिए था। चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। यू नो व्हाट करिश्मा, तुम्हारा खाना बनाने का तरीका बहुत देहाती है, मैं मॉडर्न हूँ। ये क्या बेलन और सिलबट्टा, मेरा मिक्सी कहाँ है? पर सासू माँ को तो बेलन से बनी रोटियां ही पसंद है, खट्टी चटनी और गरम फुलके। करिश्मा अब तक पूरियां, सब्जी, दाल, रायता, मीठा सब कुछ सजा चुकी थी। तान्या की प्लेट में जली हुई दाल और सड़ी सी खीर रखी थी। पूरे परिवार को बुलाया गया। टेबल पर दोनों बहुओं के बनाए गए व्यंजन रखे गए। अरे राम, ये तो नमक की खान है, दाल है या समुंदर?
तान्या बेटी, तुमने पहली बार कुछ बनाया, लेकिन ध्यान तो देना चाहिए था ना। जी, मैंने YouTube से देखा था, शायद कुछ मिस हो गया। लगता है YouTube वाले भी गांव की चटनी नहीं सिखा पाए। अब ये गरम गरम पूरी खाओ। ओ हो, घी की खुशबू से तो मन ही खुश हो गया। वाह करिश्मा भाभी, ये आलू की सब्जी तो एकदम हमारे मंदिर के लंगर जैसी स्वादिष्ट है। अब तान्या को भी करिश्मा से क्लास लेनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है करिश्मा एकदम मास्टर शेफ इंडिया की कंटेस्टेंट है। नहीं भाभी जी, मैं तो बस घर के लिए दिल से खाना बनाती हूँ। तान्या चुपचाप थी। सबकी नजरों में उसकी नाकामी साफ झलक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में ईर्ष्या से ज्यादा आश्चर्य था। उसे पहली बार महसूस हुआ था कि असली इंप्रेशन महंगे जेवरों से, डिजाइनर ड्रेस से नहीं, बल्कि सादगी और सच्चे प्रयासों से बनता है। वीर प्रताप की पत्नी सुमित्रा देवी ने माथे पर बिंदी की लाल रोशनी और हाथों में सहेजा हुआ एक पुराना डिब्बा लेकर अपनी अमीर बहू तान्या को अपने कमरे में बुलवाया। तान्या बेटा, आज तुम्हारी मुंह दिखाई है। हमारे घर में रिवाज है कि पहली बहू ये पुश्तैनी लहंगा पहनती है। ये मेरी दादी सास की शादी का है। सिल्क की बनारसी कढ़ाई, असली सोने की जरी का काम है। उन्होंने डिब्बा खोला। हल्के पीले रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ लहंगा जैसे यादों से भरा कोई खजाना हो, पर तान्या की भौहें सिकुड़ गई। आर यू सीरियस? ये इसमें तो फपून जैसी स्मेल आ रही है और ये तो ऑलमोस्ट पीले से ब्राउन हो चुका है। मम्मी जी, आई मीन व्हाई वुड आई वेयर दिस आउटडेटेड थिंग? बेटा, ये हमारी परंपरा है। जो बहू इसे पहनती है वो हमारे कुल की पहचान बनती है। नो ऑफेंस, पर मैं तो अपनी डिजाइनर ड्रेस पहनूंगी। मैंने स्पेशली मनीष मल्होत्रा से कस्टम ड्रेस बनवाई है। सोशल मीडिया पे भी डालना है। आप समझ रही है ना? समझ रही हूँ। शायद तुम वक्त के साथ समझो कि कुछ चीजों की कीमत दाम से नहीं, भाव से होती है। तान्या मोबाइल पर कॉल करते हुए निकल जाती है और तभी कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी करिश्मा सब कुछ सुन लेती है। धीरे धीरे कमरे में आती है, सिर झुकाए हुए, और लहंगे की ओर नजर डालते हुए बोलती है, माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं वो लहंगा पहन सकती हूँ? तू पहनेगी ये लहंगा? ये लहंगा तेरी औकात से बहुत बड़ा है और तुझे इस लहंगे को पहनने की कोई जरूरत नहीं। माँ जी, जरूरत नहीं, सम्मान है। मेरी अम्मा कहा करती थी, बहू वही जो परिवार की परंपराओं को गले लगाए, चाहे वो रेशम हो या रुई। सुमित्रा की आंखें भर आई और उन्होंने करिश्मा को गले लगा लिया। बहू, आज तूने इस खानदान की इज्जत बचा ली। रात को करिश्मा ने मोमबत्ती की रोशनी में पुराने लहंगे की मरम्मत शुरू की। अपने सिलाई कौशल से उसने कढ़ाई में सूक्ष्म बीड्स जोड़ दिए, नीचे एक चमकीली किनारी लगा दी और दुपट्टे पर हल्की झलकदार लेस डाल दी। अब वही पुराना लहंगा एक नया रूप ले चुका था, परंपरा का गर्व और आधुनिकता की झलक के साथ। अरे वाह करिश्मा, तुमने तो पुराने लहंगे को एकदम नया जादू जैसा बना दिया। मैं चाहती थी कि माँ जी को दुख ना हो और कुछ तो हो जिससे उन्हें लगे कि बहू उनकी बातों का मान रखती है। तुम सच में खास हो करिश्मा। शाम होते होते दालान में सोने की झालरों की चमक फैल चुकी थी। रिश्तेदार, पड़ोसी, चौधरी जी से लेकर राम दुलारी मौसी तक सभी कुर्सियां लिए बैठ चुके थे। सबकी नजरें मुख्य दरवाजे पर थी। पहले आई तान्या, झिलमिलाती डिजाइनर ऑफ शोल्डर गाउन और स्टाइलिश लाइटिंग के साथ जैसे रैंप पर उतर रही हो। ई का बहुरिया, ई कोई फिल्म की आइटम डांसर है का? भगवान बचावे ठाकुर की मर्यादा। यही ड्रेस में मुंह दिखाए भी ना हो पाए। और फिर आई करिश्मा, पुश्तैनी लहंगे में राजकुमारी सी। करिश्मा ने सिर पर लंबा पल्ला और लहंगे की कढ़ाई में सादगी का तेज ओढ़ रखा था। सभी की आंखें जैसे ठहर गई थी। यही तो बहू है ठाकुर परिवार की, शालीन, सुंदर, सलीकेदार। लहंगा तो जैसे दोबारा जन्म ले लिया बाहो। बिटिया, तू तो एकदम सोना हो। ई बहू ना, ई बहू ता गोलगप्पे जैसन मीठ, भीतर से भी बाहर से भी। वीर प्रताप की पत्नी सुमित्रा अब तक सब कुछ देख और सुन चुकी थी। उनका चेहरा भावनाओं से भरा हुआ था।
वो मंच पर गई और माइक संभाला और सबके सामने बोली, आज मुझे एक बात स्वीकारनी है। मैंने अमीरी की चकाचौंध में असली बहू की पहचान नहीं देखी। करिश्मा ने न सिर्फ हमारे खानदान की मर्यादा बचाई, बल्कि हमें ये सिखाया कि संस्कार और आदर ही असली गहना होते हैं। करिश्मा, मुझे माफ कर दो। सब तालियां बजाने लगे। माँ जी, बहू कभी अपनी माँ से माफी नहीं मांगती, उसे तो सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। बगल में खड़ी तान्या का चेहरा शर्म से झुक गया। वो धीरे धीरे आई और सुमित्रा के पास खड़ी होकर बोली, माँ जी, मैं गलत थी। मैंने उस लहंगे को कपड़ा समझा, भावनाओं को नहीं। अब समझ आया, पहनावे से ज्यादा जरूरी पहनने का भाव होता है। अगली बार मुझे भी उस परंपरा का हिस्सा बनना है। सुमित्रा ने दोनों बहुओं को गले से लगा लिया। दोस्तों, आप सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसी तरह की बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ।